सो दिस इज़ दी पार्ट 3.5 और इसमें हम बेसिक्स देखेंगे कि जेंगो की कि हमने काम कैसे करना होता है, बेसिकली काम कैसे कर रहा है सारा जेंगो, बैक एंड से डाटा कैसे आ रहा है, इसमें हम डाटा जनरेट कैसे करते हैं और फ्रंट एंड हम शो कैसे करते हैं। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल होगी ताकि आपको पता चल जाए कि जेंगो काम कैसे करते हैं और उसके बाद ना समझना ईजी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अभी तो मैं उधर ही हूँ जहाँ पे हमने आखिरी दफ़ा कॉन्फ़िगरेशंस की थी अपने जेंगो के सर्वर के लिए। तो अभी तक मैंने इसको रन करके वैसे नहीं देखा था, तो यहाँ पे हम रन कर लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर की क्यूरी है वो, जिससे हमने करना है स्टार्ट। अच्छा, ये रन हो चुका है, सक्सेसफुली रन हो जाए तो ये बता देगा कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है। कोई मसला आ जाएगा, वो एक एरर दे देगा और ये स्टार्ट इसको नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ कह रहा है कि 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन। एक्चुअल में जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा ना मॉडल्स बना के रखता है। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स अभी मैं समझाता हूँ, बाद में समझाऊंगा, अभी इसी वीडियो में। लेकिन बेसिकली ये बस बता रहा है कि ये डेटाबेस के अंदर आने चाहिए, जो डेटाबेस ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है। अगर मैं आपको सेटिंग्स डॉट पी वाई में लेके जाऊँ, या वैसे हम वहीं पे हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँ मैं तो ये यहाँ पे ना डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे है डेटाबेसेस, मतलब कौन सी लगी हुई है इसमें, क्या दिखा रहा है ये कि इंजन कौन सा है, एसक्यूएल लाइट 3 का। ठीक है, मतलब एसक्यूएल लाइट इसमें यूज़ है और एसक्यूएल लाइट की फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये वाली बेस डायरेक्टरी, मतलब ये वाली जो डायरेक्टरी है हमारी, इसके यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे स्टोर होती है। एसक्यूएल लाइट की यूज़ करता है जेंगो क्योंकि ये डायरेक्टली इंपोर्ट एक फ़ाइल चाहिए होती है एसक्यूएल लाइट के लिए, और उसका सारी कॉन्फ़िगरेशन जेंगो ने खुद ही डाउनलोड की होती है। तो इसमें कोई मसला नहीं आता। ठीक है, वरना इसमें एक्चुअल में पोस्टग्रेस, माई एसक्यूएल और बहुत किस्म की हम डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, रेडिस हो गई, बहुत चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अभी के लिए क्योंकि हम बिगनर्स हैं तो हम इसको ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है ये जो सारे मॉडल्स बने हुए थे ना जेंगो में अपने, वो यहाँ पे माइग्रेट होने वाले हैं क्योंकि ये डेटाबेस हमारी खाली है। तो इसमें वो कह रहा है इसमें डालो ताकि ना मैं अच्छे से काम कर सकूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं नहीं करूँगा, पहले मैं आपको बताऊँ कि जितना भी हम काम करते हैं जेंगो के अंदर, वो हम इस फ़ोल्डर के अंदर नहीं करते हैं, यहाँ पे हम बस कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ठीक है, हमने जितना भी काम करना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। जितना भी हमने काम करना है, हम सारे का सारा ऐप्स बना के करते हैं। उन सारी ऐप्स को हम जेंगो के साथ कनेक्ट करते हैं और उस सारी ऐप्स के यूआरएल्स को भी इसके साथ कनेक्ट करते हैं और फिर हम काम अपना करते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ करना क्या है। पहले मैं यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर को बंद कर देता हूँ कंट्रोल सी दबा के। अगेन मैं इस फ़ोल्डर के अंदर पहले से हूँ, मतलब ये जो रेसिपी रियल्म वाला फ़ोल्डर है, मैं इसके अंदर हूँ और ये मैनेज डॉट पी वाई डायरेक्टली मुझे यहाँ से एक्सेस है। ठीक है, उसी फ़ोल्डर में सारा काम करना है और किसी में भी नहीं करना। ठीक है, अब ऐप बनाने के लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है और वो है हमारी पाइथन, या फिर पाइथन या पाई लिख दें, एक ही बात है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और यहाँ पे आप अपनी ऐप का कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे मैं टेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरी ऐप का नाम टेस्ट है। ठीक है, हम या फिर हम कह लें कि बिगिनर्स। ठीक है, बिगिन कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं कि सीखना शुरू कर रहे हैं कि जेंगो का काम करते कैसे हैं। तो एंटर मैं दबा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक फ़ोल्डर बना दिया बिगिन के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर अलग से कुछ फाइल्स होंगी। अब ये कौन सी फाइल्स आ गई हैं? तो सिंपल यहाँ पे एक मॉडल्स की फ़ाइल है, एक व्यूज़ की फ़ाइल है, टेस्ट वगैरह पे अभी नहीं जाना, और एक एडमिन की फ़ाइल है। वेरी इंपॉर्टेंट, जेंगो के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फीचर है। ये इसको मैं आगे जाके बताता हूँ ये होता क्या है। सबसे पहले तो अगर आपको पता हो जेंगो एमवीसी मॉडल के बारे में, तो आपको पता ही होगा। एम का मतलब है मॉडल्स, वी का मतलब है व्यूज़, सी का मतलब है कंट्रोलर्स। ठीक है, मॉडल्स वो होते हैं जो आपके डेटाबेस के टेबल्स होते हैं। वी आपका जो व्यूज़ होते हैं वो बेसिकली आपका फ्रंट एंड होता है, आपका एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट। और जो सी होता है ये कंट्रोलर्स होते हैं आपके, जो कि आप डेटाबेस और एच टी एम एल के दरमियान लिंक क्रिएट करते हैं, और फॉर एग्जांपल कि कौन सा डाटा शो कराना है वो ये कंट्रोलर्स करते हैं। जेंगो एम वी सी को ही फॉलो करता है, लेकिन इसने अपना नाम एम वी और टी रखा हुआ है। तो बेसिकली एम फॉर मॉडल, सेम टू सेम ऊपर वाला। वी का यहाँ पे मतलब व्यूज ही है, लेकिन यहाँ पे जो व्यूज है ना वो कंट्रोलर को डिफाइन करता है।
ठीक है, मतलब यहाँ के जो व्यूज़ होंगे ना, वो एक्चुअल में कंट्रोलर होंगे। और यहाँ की जो टी है ना, टी फॉर टेम्पलेट्स, तो मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट का मतलब है आपकी फ्रंट एंड, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम टू सेम MVC मॉडल ही है, बस उन्होंने अपना नेम को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी काम होता है ना, पहले हम डेटाबेस के टेबल्स बनाते हैं और वो टेबल्स हम मॉडल्स के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना अपने तरफ से एक ना मॉडल डिफाइन करेंगे। ठीक है, मॉडल अभी आपको मैंने बताया था 2.5 वाले लेक्चर में कि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन की, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते जेंगो में। तो जितने भी टेबल्स हैं वो क्लासेस से बनते हैं। ठीक है, तो कैसे बनते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए, मैं models.py वाली फाइल में हूँ, किसके, उस ऐप के जिसमें हमने काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला, अच्छा यहाँ से ना पहले से एक चीज़ इंपोर्ट हुई हुई है, फ्रॉम जेंगो डॉट डेटाबेस या फिर डीबी इंपोर्ट मॉडल्स। मॉडल्स एक लाइब्रेरी है बहुत पावरफुल पाइथन की, जो बेसिकली जेंगो में यूज़ होती है। ये इसको अभी हम काम करते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मॉडल्स की मैं तारीफ़ें पूरी इस जो ट्यूटोरियल के पूरी वीडियोस होंगी, हर वीडियो में इसकी तारीफ़ें करूँगा, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। अब मॉडल हमने क्रिएट कैसे करना है, पहला तो क्लास लिखेंगे, सिंपल जैसे हम क्लासेस बनाते हैं वैसे ही है बिल्कुल। और अब जिस नाम का हमने टेबल रखना है ना डेटाबेस में, उसी नाम का हमने मॉडल बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा, क्योंकि बेसिकली मैं सिखा रहा हूँ, बस एक प्रैक्टिस है हमारी ये वाली वीडियो में, तो इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ रेसिपी। ठीक है, मॉडल का नाम। और यहाँ पे आपको पता है कि क्लास इस तरह बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। इनहेरिटेंस का अगर आपको पता हो क्लासेस में, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, किसी दूसरी क्लास के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेसिपी की क्लास है और नीचे मैंने एक और क्लास बनाई कि उसका नाम है रेसिपी, फॉर एग्जांपल चाइल्ड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा, जितने भी फंक्शंस बनाऊंगा रेसिपी के मॉडल के अंदर, और अगर मैं रेसिपी चाइल्ड के अंदर रेसिपी को इनहेरिट कर दूं। ठीक है, इनहेरिट मतलब जितने भी रेसिपी के अंदर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होंगे ना, वो मैं रेसिपी चाइल्ड के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उनका डाटा अलग होगा, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं जो अलग से लिखूंगा वो इसी की होगी चीज़ें। ठीक है, आई होप कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बेसिक प्रोग्रामिंग है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने ये मॉडल्स की लाइब्रेरी इनहेरिट करनी है, क्योंकि मुझे इससे काम है अपने जेंगो के मॉडल के अंदर। कैसे काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो रेसिपी की जो हमने क्लास बनाई है, इसके अंदर हम इनहेरिटेंस करेंगे मॉडल्स की। और मॉडल्स एक्चुअल में एक लाइब्रेरी है। ठीक है, और इसके अंदर मॉडल्स डॉट मॉडल को मैंने इंपोर्ट करना है। ठीक है, मॉडल्स के अंदर एक मॉडल नाम की क्लास है, मैंने उसको इनहेरिट किया है क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा डाटा टाइप्स डिफाइंड है। ठीक है, इसलिए हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं इसमें। तो अब इस क्लास से हम ना काम शुरू करते हैं। बेसिकली सिंपल, एक मैं फॉर एग्जांपल आप कह लें कि ये टेबल बन गया रेसिपी का। इसमें मैं एक चीज़ रखूंगा, प्राइमरी की पहले से डिफाइन होती है, क्या नाम है, जेंगो के मॉडल्स के अंदर वो आईडी के नाम से डिफाइन होती है। मतलब जब भी मैं आईडी एक्सेस करूंगा वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की बन जाएगी किसी भी इंस्टेंस की या फिर रिकॉर्ड की। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, रेसिपी का टाइटल। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो डेटाबेस में जानी है ये वैल्यू, टाइटल के, टाइटल तो एट्रीब्यूट में स्टोर होना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मॉडल्स, ये वाला मॉडल। ठीक है ना, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। अच्छा यहाँ पे ना ये एक्स्ट्रा ही आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड क्या करता है कि जो टाइटल है ना, ये कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप है, कैरेक्टर फील्ड का डाटा टाइप है। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस पढ़ा है तो आपको इसके बारे में पता होगा। और यहाँ पे हम इसकी मैक्स लेंथ डिफाइन कर सकते हैं कि 50 से ज़्यादा का डाटा ना है इसमें। फॉर एग्जांपल कि एक वर्ड है, वो 50 से ज़्यादा चला जाएगा तो वो इसमें स्टोर नहीं होगा। तो मैक्सिमम इसको हम स्टोर करवाएंगे, 255 कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ होती है, इसको हम ये दे रहे हैं। इसके बाद टाइटल के अलावा हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने एक इमेज देनी है।
तो इमेज लिख के मैं यहाँ पे बस इमेज लिखूंगा ना, तो ये इमेज फील्ड आ जाएगी, इसको मैं एंटर दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आप चाहता हूँ कि यहाँ पे ना विजुअल स्टूडियो में एक्सटेंशंस एक लिखी हुई है। एक्सटेंशन में जाके ना मैंने आप भूल गया था कि आपको ये डाउनलोड करनी है। तो ये 3 एक्सटेंशन जेंगो के लिए आप डाउनलोड कर लें, बस सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक है ऑटो जेंगो, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। एक है सिंपल जेंगो, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है एक्सटेंशन को। और एक है जेंगो टेम्पलेट सपोर्ट, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इनके काम क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी के लिए हम अपनी मॉडल्स में दोबारा से आ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ मैं हटा देता हूँ। अपलोड टू ये बता रहा है कि किस आपने फ़ोल्डर में अपलोड करनी है। अब ये वही सेम बात, सेटिंग्स में हमने बताया था ना कि मीडिया फाइल कहाँ पे स्टोर होंगी जो यूज़र डालेगा। वो मीडिया का जो फ़ोल्डर होगा ना, उसके अंदर जाके यहाँ पे स्टोर होंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ करना भूल गया। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर तो बनाया था। अच्छा, मैंने टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर देखें गलत जगह बना ली, इस वीडियो में पता लग गया, तो ये वीडियो ज़रा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ फ़ोल्डर को। यहाँ पे फ़ोल्डर बनाना है बेस डायरेक्टरी में, ठीक है, जहाँ पे ये मैनेज डॉट पी वाई वगैरह है ना, यहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाना है। अगर यहाँ से आपसे सिलेक्ट नहीं हो पाता ना, तो अपने वो डायरेक्टरी में चले जाएँ, ये रेसिपी रियल वाले में था। और यहाँ पे आप क्या करें, न्यू फ़ोल्डर बना लें और इसका नाम आप टेम्पलेट्स रख लें, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी सेट हो गया है। और स्टैटिक भी एक मैं फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ, स्टैटिक, ठीक है। और मीडिया फोल्डर और स्टैटिक फोल्डर हम ना भी बनाए ना, क्योंकि हमने os.join की ये कमांड लिखी थी इसके अंदर। तो वो जैसे इसको पता लगेगा ना कि कोई मीडिया फाइल आ गई है, तो वो खुद ही डायरेक्टरी बना देगा मीडिया की, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब होगा ना। तो यहाँ पे अपलोड टू कहाँ पे करना है मैंने, अब यहाँ पे मैं बस ना डबल कॉमर्स के अंदर या सिंगल कॉमर्स के अंदर देनी है ये आपने लोकेशन। तो यहाँ पे बस मैं कह देता हूँ कि इमेजेस में मैंने डालना है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल चले रेसिपी, और रेसिपी के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर होगा, वहाँ पे करना है। अब ये कैसे एक्सेस कर रहा है कि मीडिया फाइल के अंदर एक फोल्डर बनाओ रेसिपी का, और उसके अंदर एक फोल्डर बनाओ इमेजेस का। और उस इमेजेस में जाके क्या करना है, ये आपने स्टोर कर देना है जो भी इमेज अपलोड करेगा यूज़र, ठीक है। और ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, हाइट, विड्थ और ये मैक्स लेंथ कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो इसके बाद टाइटल इमेज हो गई और रेसिपी। चले अभी के लिए ना बस यही करते हैं, दो चीज़ें हैं बस, एक टेबल है रेसिपी के नाम से, उसमें दो चीज़ें, एक टाइटल है और एक इमेज का रेसिपी का इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ लिखनी होती है, क्लास के अंदर एक और क्लास बनाते हैं और इसका नाम हम लिखते हैं क्लास मेटा। मेटा का मतलब है मेटा डाटा हम डाल रहे हैं। मेटा डाटा इज नोन एज डाटा अबाउट डाटा, कि ये जो क्लास है इसके फर्दर इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो वो हम क्या लिखेंगे, वर्बोस। जबकि ना अभी हम पता है क्या करते हैं, जब हम अपने असल मॉडल्स बनाएंगे ना, इसके बारे में आपको ना तब बताऊंगा, क्योंकि अभी हम बस टेस्टिंग कर रहे हैं, तो अभी मैं इसको और नहीं डिफाइन करूंगा। एक और चीज़ हम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं अपने अ, हमेशा क्लास के अंदर स्ट्रिंग का। ये स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, ये आपको बता देता है कि रिटर्न क्या करना है हमेशा, मतलब कोई ना कोई एक स्ट्रिंग रिटर्न होना चाहिए हर क्लास में, पाइथन का रूल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में नहीं होता था, कंस्ट्रक्टर बनता था, ठीक है। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनता है, वो आपके इस फंक्शन से बनता है, इन इट से, ठीक है। इसमें वो कंस्ट्रक्टर वाला काम है जो सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट जावा वगैरह में होता था, लेकिन यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है। वैसे ये भी कोई एरर नहीं देगा अगर हम नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी ये एहतियातन हमें डाल लेना चाहिए होता है। और इसने हमेशा वो चीज़ बतानी है जो इसने रिटर्न करनी है। आपको पता है कि पाइथन में जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो सेल्फ का एक आर्गुमेंट लेता है, ताकि वो क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सके। तो रिटर्न क्या कर रहा है ये फंक्शन, सेल्फ डॉट टाइटल, कि ये टाइटल रिटर्न कर रहा है कि इसके पास जो है वैल्यू है ना वो टाइटल की है। यहाँ पे जो भी मतलब अभी तो ये बस क्लास बनी है, इसके रिकॉर्ड्स बनेंगे काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंस्टेंसेस बनेंगे इसके काफ़ी ज़्यादा। तो हर इंस्टेंस का अलग से टाइटल होगा, तो वो उसको शो करवाने के लिए है। मैं जब तक इस करके दिखाऊंगा नहीं आपको, मुझे पता समझ नहीं आएगी। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ना मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ना मॉडल बन चुका है।
अब इसको मैंने ना माइग्रेट करना है अपनी डेटाबेस में बताना है कि भाई मैंने ये वाला जो मॉडल है ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये आप डेटाबेस में इसका टेबल बनाओ और टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट्स रख दो। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कमांड लिखनी पड़ती है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। दो स्टेप्स की ये आपकी होती है माइग्रेशंस। ठीक है, एक है मेक माइग्रेशंस, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। माइग्रेशन होता है सिंपल, माइग्रेशंस नहीं होता। एंटर करता हूँ इसको। नहीं, जबकि माइग्रेशंस ही होता है, सॉरी। तो उसने कहा है कि अभी कोई चेंज डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने मॉडल बनाया ना, ये एक ऐप है। ठीक है, ऐप के अंदर मॉडल बना है ना, तो मुझे सेटिंग्स में भी तो बताना है कि, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी हम काम करेंगे सेटिंग्स डॉट पी वाई में भी बतानी है। तो यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स डॉट पी वाई में ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल्ड ऐप्स। ये ऐप्स पहले से जेंगो में इंस्टॉल्ड है, और जो भी हम नई ऐप बनाएंगे ना, वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा जेंगो को पहले। ठीक है, तो हमने किस नाम की ऐप बनाई थी, बैगिन के नाम से। तो यहाँ पे मैं बैगिन लिख देता हूँ, और मेक श्योर करना है कि हर ऐप के नेम के बाद आपने कोमा लगा देना है। ठीक है, वरना एरर आ जाएगा। इफ़ यू नो अबाउट द लिस्ट, ये इसमें रूल होता है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अब मैं, क्योंकि अब इसको पता लग गया है कि एक ऐप है बैगिन के नाम से, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसके पास सेटिंग्स डॉट पी वाई के पास इसका सारा एक्सेस आ गया है। इसमें जो भी मॉडल्स वगैरह बनेंगे वो इसको पता लगते रहेंगे, इसमें जितने भी यूआरएल्स बनेंगे इसको पता लगते रहेंगे। ठीक है, अब अगर मैं मेक माइग्रेशंस करूँ तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि कोई ना कोई चेंजिंग हुई है। थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइग्रेशंस आई हैं बैगिन की क्लास के अंदर से, कि एक मॉडल क्रिएट हुआ है रेसिपी के नाम से। ठीक है, और ये आपको हमेशा करना पड़ता है, मेक माइग्रेशन आपको हमेशा करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे चेंजिंग्स भी करें, फॉर एग्जांपल आपने टाइटल को टेक्स्ट फील्ड बनाना है, इमेज को आपने फाइल फील्ड बनाना है, उसको सेव करने के बाद आपको ये काम करना पड़ता है ताकि वो चेंजिंग्स पता लग जाए डेटाबेस को। ठीक है, अभी हमने बस मेक किए माइग्रेशन रेडी किए हैं, अब इसको हमने पुश भी करना है अपनी डेटाबेस के अंदर। तो ये पहला स्टेप होता है मेक माइग्रेशन। और अगला स्टेप है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई या फिर पाई मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ये अब जो आपकी क्यूरी है, ये देखें सारे की सारी आपकी इस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गई है। अगर इसको मैं अब खोलूँ तो पहले इसमें कोई टेबल नहीं था, अब इसमें कितने टेबल बन गए हैं। और यहाँ पे हमारी बिगिन और बिगिन क्लास, सॉरी, जो बिगिन हमारी ऐप थी उसके अंदर हमने एक रेसिपी का मॉडल बनाया था, इसमें ये वो आ चुका है। ठीक है, अगर अब हमने क्या करना है, अब आप कहेंगे अब अच्छा अब हमें तो वो एसक्यूएल खोलनी पड़ेगी, उसमें हमें पहले करना पड़ेगा सेलेक्ट दिस फ्रॉम ये वाला टेबल। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नहीं करना। पाइथन दोबारा से जेंगो बहुत स्ट्रॉन्ग है भी नहीं इसको ये लोग यूज़ करते। तो दोबारा से मैं अपना टर्मिनल अगर खोल लूँ, मेरे से बंद हो गया था। तो यहाँ पे मॉडल्स तो डिफाइन हो गए हैं, अब यहाँ पे ना एक नई चीज़ है, आपने किसी और फ्रेमवर्क में नहीं देखी होगी, एडमिन डॉट पी वाई। पाइथन ना बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल, पाइथन कह रहा हूँ, जेंगो बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल बना देता है आपकी ऐप का। एडमिन पैनल आपको पता है कि वो जगह जहाँ पे हर चीज़ संभाली जाती है एडमिन के द्वारा। मैं हिंदी बोल रहा हूँ पता नहीं क्यों। तो एडमिन की तरफ से जो भी चीज़ें संभाली जाती हैं वो एडमिन पैनल पे यूज़ होती है। और एडमिन पैनल हर फ्रेमवर्क में, कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो आपको ऑटोमेटिक बना के देता है। हर फ्रेमवर्क में आपको एडमिन पैनल बनाना पड़ता है, वो अलग से पूरे एक जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 40 मॉडल्स हैं, तो उन 40 मॉडल्स के लिए आपको क्रड ऐप बनानी पड़ती है, उसमें सर्चिंग बनानी पड़ती है। और ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता जेंगो के अंदर। बस आपने क्या करना है, जो आपने मॉडल्स बनाए थे ना, मॉडल्स, वो आपने एडमिन के अंदर ना रजिस्टर करवाने हैं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और रजिस्टर कराना भी बहुत आसान है। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये जो हमारा था रेसिपी रेम वाला फोल्डर, जो हमारा मेन फोल्डर है, इसके यूआरएल्स में भी ना सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, पहले से एक पाथ इंक्लूडेड है एडमिन स्लैश का, कि एडमिन पैनल यहाँ पे पहले से बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे खोलूँ इसको, तो ये हमारा था ना, बेसिकली हमारी डोमेन की जगह यूज होता है ये। तो अगर मैं स्लैश लगा के एडमिन लिखूं यहाँ पे, तो सॉरी हमारा सर्वर नहीं चला हुआ,
सर्वर मेक श्योर करना है, आपने चला देना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो वो क्या कह रहा है, लॉगिन मांग रहा है मुझसे। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई यूज़र नेम पासवर्ड है नहीं, हम कोई यूज़र है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अच्छा इससे पहले आपने याद रखना है कि ना डेटाबेस को माइग्रेट कर लेना है। ठीक है, वरना ये आपका एडमिन पैनल नहीं खुलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो हमारा टर्मिनल होता है ना, ये सारा बता रहा है कि किसने क्या चीज़ एक्सेस की, उसको क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, ये यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है। और हाँ, एडमिन पैनल सारा यहाँ पे ना, देखिए ये HTML हमने तो नहीं बनाई थी, ये नाइट मोड डार्क मोड इसमें सब कुछ है। ये पहले से जेंगो के अंदर डिफाइंड है सब कुछ, इसका HTML वगैरह सब कुछ। और अगर इसका आपको डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता ना, इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो इसको डिज़ाइन बना देती हैं, इसका बहुत अच्छा डिज़ाइन बना देती हैं, और वो हम बनाएंगे भी। तो अभी मेरे पास तो कोई क्रेडेंशियल्स है नहीं, तो वो क्रेडेंशियल्स हम बना लेंगे। वो हमने कैसे बनानी है, अगेन कंट्रोल सी से मैं टर्मिनल अपना ऑफ कर देता हूँ। अब इसके लिए हमारी जो कमांड है वो है पाइथन या फिर पाई मैनेज डॉट पी वाई। ये अच्छा, स्पेलिंग्स आपने ना खराब नहीं करने, एरर्स आ सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो आपने ठीक कर लेनी है। इसकी जो कमांड है वो है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करेंगे ना, मतलब एडमिन यूज़र बना रहे हैं आपने यहाँ, तो वो क्या कह रहा है कि यूज़र नेम बताएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शहीर रख देता हूँ। अब वो कह रहा है ईमेल एड्रेस दें, तो मैं एक ईमेल भी दे देता हूँ। ये रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका है बेसिकली डेवलपमेंट सर्वर है, तो ये उसके लिए चीज़ें मांग रहा है बस। और पासवर्ड अब ये मांग रहा है, पासवर्ड आपने एक 8 कैरेक्टर्स का दे देना है। तो मैं एडमिन 1 2 3 दे रहा हूँ, और पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं होता क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। दोबारा से सेम टू सेम पासवर्ड आपने रखना है। अ, वो कह रहा है कि पासवर्ड बहुत कॉमन है, मैंने क्योंकि एडमिन 1 2 3 रखा हुआ है, वो कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं वाई लिख देता हूँ कि हाँ जी भाई मैं रखना चाहता हूँ ये। तो क्या कह रहा है, सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। दोबारा से मैं रन कर रहा हूँ सर्वर को। तो सर्वर रन हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँ इसको एक दफ़ा, और यहाँ पे अब मैं अपना यूज़र नेम लिख दूँ, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। सॉरी, ये नहीं था, एडमिन 1 2 3। और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो अब ये मुझे अंदर ले गया है। यहाँ पे दो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, ग्रुप्स और यूज़र्स। ये दो मॉडल्स जो है ना, ये जेंगो में पहले से बने बनाए हैं। ठीक है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और यूज़र जैसे अभी हमने यूज़र ही बनाया था, तो उसको कौन से मॉडल की ज़रूरत पड़ी थी। अगर मैं यूज़र्स में जाऊँ ना, तो यहाँ पे हमारे नाम का एक बना होगा पहले से, जैसे ये बना हुआ है। आई नो ये काफ़ी ना आउटडेटेड लुक है एडमिन पैनल की, क्योंकि जेंगो बैक इन 2005 में बना था। लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं जो इसको डिज़ाइन कर देते हैं, जो हम अभी नहीं, बाद में यूज़ करेंगे जब हम मॉडल्स बनाएंगे। तो अगर अभी यहाँ पे मैं बैक आ जाऊँ होम पे, तो यहाँ पे जो अभी हमने मॉडल बनाया था रेसिपी का, वो नहीं आ रहा। ठीक है, और भी मैं बताता भी हूँ एडमिन पैनल का कितना फ़ायदा है। यहाँ पे देख आ रहा है ना, ऐड चेंज एडिट डिलीट वगैरह सारी फंक्शनैलिटी इधर अवेलेबल है। तो मुझे ये जो मैंने मॉडल बनाया ना, ये मुझे रजिस्टर करवाना है। कहाँ पे, इसी इसी ऐप के। जब ऐप बनाते हैं ना, तो साथ में एक एडमिन डॉट पी वाई भी आता है। इसी ऐप के एडमिन डॉट पी वाई में मैंने इस मॉडल को रजिस्टर करवाना है। वो कैसे करवाना है, मैंने मुझे यहाँ पे एक और क्लास बनानी पड़ेगी, और ये क्लास बन रही है एडमिन पैनल के लिए। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि जो आपकी उसका नाम था, मॉडल का नाम था, उसी के आगे आप एडमिन लगा दें और इसका नाम दे दें। ठीक है, और इसके अंदर देखिए, यहाँ पे पहले से एक चीज़ आई हुई है, इंपोर्ट हुई हुई है एडमिन। तो यहाँ पे हमने क्या इंपोर्ट करना है, इसके अंदर भी इनहेरिटेंस होगी, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो हमें इस क्लास के अंदर चाहिए। और ये जो मैंने मॉडल बनाया था ना, हमें इस रेसिपी वाले मॉडल को ना इस एडमिन डॉट पी वाई वाली फाइल में लेकर आना है। अब यहाँ पे मैं कैसे लेकर आऊँगा वो, फ्रॉम, अब हमारी ऐप का क्या नाम था, बेगिन या बिगिन, मेरी वोकेबलरी में ना जाइएगा। ठीक है, तो बिगिन से हमने क्या इंपोर्ट करना है,
बिगिन के अंदर भी मॉडल्स की एक फाइल है, बिगिन है, मॉडल्स है, और मॉडल्स के अंदर से हमने इंपोर्ट क्या करना है, क्या नाम था हमारे मॉडल का, रेसिपी। तो रेसिपी अगर मैं लिखूं तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्लास बनाने के बाद कॉलन लगाना होता है, और यहाँ पे सिंपल, वैसे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चले अभी हम ना इसको रहने ही देते हैं, रहने दें इसको, जब हम सारे मॉडल्स बनाएंगे तब इसको करेंगे। तो सिंपल रजिस्टर हमने करना है, तो रजिस्टर कैसे करते हैं, एडमिन ये वाला डॉट साइट, इसके अंदर एक पेज है साइट, और उस पेज के अंदर मतलब एक फाइल है साइट, ठीक है। फाइल के अंदर एक रजिस्टर नाम का फंक्शन बना हुआ है। तो रजिस्टर में क्या होता है, जो भी हम अब इस मॉडल का नाम लिखेंगे ना यहाँ पे, वो मॉडल रजिस्टर हो जाएगा एडमिन पैनल के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिपी लिखूँ, इसको अब मैं सेव करूँ ना, कोई मेक माइग्रेशन माइग्रेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब ये सेव हो चुका है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उस ऐप के अलग से एक टेबल बन गया है, और उसके जितने भी मॉडल्स हैं ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसको मैं क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कि ऐड करें रेसिपी, क्योंकि अभी कोई ऐड है नहीं। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। अब दो ही चीज़ें रखी थी हमने, एक टाइटल और एक इमेज। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम रख लेते हैं बर्गर, और एक इमेज चाहिए, इमेज मेरे पास यार कोई है नहीं, तो यहाँ पे मैं बस बर्गर सर्च कर लेता हूँ, इमेजेस में चला जाता हूँ, यहीं से मैं उठा सकता था यार। तो बस राइट क्लिक कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ इमेज को। तो इसको बस डाउनलोड्स पे ही रख लेते हैं, तो बस ठीक है। यस, तो चूज़ कर रहा हूँ मैं फाइल, डाउनलोड्स में मैंने ये रखी थी, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये क्या आ रहा है, बर्गर ही आ रहा है, क्योंकि सॉरी, मैं अगर आपको दिखाऊं, मॉडल्स के अंदर क्या रिटर्न कर रहे थे हम, कि एक स्ट्रिंग हमेशा रिटर्न होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न ना करता ना, तो उसने कहना था भाई कहाँ गया, ये मुझे क्या दे रहे हो यार, मुझे पता नहीं चल रहा। इंस्टेंस तो बन जाएगा, लेकिन वो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, आप आईडी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वो जो मैं बना रहा था ना, यहाँ पे क्लास बना रहा था एडमिन में, उसमें हम मॉडल्स में देखेंगे उसका बड़ा फ़ायदा है, ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन हो सकती है एडमिन पैनल में भी, ठीक है। और अब मैं अगर इसको एडिट करना चाहूँ, इस पे बस मैंने जाना है, इसमें मैंने जो भी एडिटिंग करनी है वो एडिट करके मैं सेव कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इसको डिलीट करना है, मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। वो पहले मेक श्योर कर रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं, अभी मुझे डिलीट नहीं करना, तो मैं अभी नहीं कर रहा। उसके अलावा अब मुझे एक और मैं बना लेता हूँ इस पे, इसको मैं लिख देता हूँ सैंडविच, और इसके लिए भी मैं एक इमेज ढूंढ लेता हूँ। बस कहने का मकसद ये है कि पाइथन में CRUD एप्लीकेशन मतलब खुद ही बनी बनाई है, मतलब अगर आपको मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पड़ जाए, तो उसके लिए तो कोई आपको ज़रूरत है ही नहीं किसी और चीज़ की। फ़ौरन बहुत रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है पाइथन, ठीक है। अब पाइथन कह रहा हूँ, पाइथन भी वैसे रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन जेंगो एक बहुत हैवी फ्रेमवर्क है, इसलिए मैंने इससे कभी स्विच नहीं किया, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस पे मैं कर रहा हूँ अभी के लिए, बस क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये बस समझाने के लिए वर्क कैसे कर रहा है। एक सिंपल सा हमने मॉडल बनाया रेसिपी के नाम से, उसमें हमने क्या किया है, दो हमने इंस्टेंसेस बना लिए हैं, फिर दो रिकॉर्ड्स बना लिए, ठीक है। ये डेटाबेस में सेव हो रहा है सब कुछ, और एडमिन पैनल तो हमारे पास बना पड़ा है, इसमें हमने जो करना करें। और एक बर्गर का हमने रिकॉर्ड बना लिया, और एक सैंडविच का रिकॉर्ड बना लिया है, और ये रिकॉर्ड है हमारे रेसिपी के टेबल के। अब इसको हमने करना क्या है, इसका शो कैसे कराना है यूज़र को। अब इसके लिए ना डेटाबेस में डाटा आ गया, ठीक है। अब हमने पता है क्या करना है, दो चीज़ें रह गई, मॉडल बन गया, मॉडल के अंदर डाटा आ गया, कौन सी चीज़ रह गई, व्यू और कंट्रोलर। बेसिकली टेम्पलेट और व्यू हमारा रह गया है, मतलब एमवीटी मॉडल है ना जेंगो, तो व्यू हमारा होता है कंट्रोलर बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे ना एक फाइल है हमारी बेगिन के ऐप के अंदर ही, व्यूज नाम की, ठीक है। तो इसमें हम ना व्यूज बनाते हैं, एक हर फंक्शंस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस बनाते हैं इसमें, कि हर फंक्शन बताता है कि इस वाले यूआरएल पे क्या काम होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ पहले से बताई गई है, फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाना है,
फंक्शन में क्या बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल इस फंक्शन को मैं होम का नाम दे रहा हूँ कि हमारा ये होम पेज है। अब हमेशा हमेशा यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट नाम का ना आर्ग्यूमेंट पास होगा ही होगा। रिक्वेस्ट पता है, ये मैं आपको बताता हूँ करता क्या है। अब फंक्शन ने रिटर्न करना है कुछ, रिटर्न क्या ये करेगा, अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट का एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। अभी मैं समझाऊंगा मैं कर क्या रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट का नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पे कॉलन आना था, मैंने वो डाला नहीं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, फंक्शन सिंपल बहुत छोटी सी चीज़ कर रहा है। होम नाम का एक फंक्शन है जो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब जब भी यूज़र इस यूआरएल पे जाएगा ना वो रिक्वेस्ट कर रहा है बेसिकली। और जो फंक्शन है ना वो उस रिक्वेस्ट को लेते हुए कुछ रिटर्न कर रहा है। वो क्या रिटर्न कर रहा है, अभी के लिए वो सिंपल ये होम डॉट एच टी एम एल को यूज़र को शो करवा रहा है। ये एक टेम्पलेट है जो कि वो शो करवाएगा यूज़र को। अभी के लिए मैं टेम्पलेट नहीं डालूंगा, हमने नहीं डाला ना होम डॉट एच टी एम एल, हमने बनाया था लेकिन वो हमने जेंगो में नहीं डाला। मैं आपको एक एरर शो करवाना चाहता हूँ क्योंकि ताकि आपकी लर्निंग ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये व्यू यूज़ कब होगा, तो ये यूज़ होगा किसी ना किसी एक यूआरएल पे, कि इस यूआरएल पे भाई ये वाला फंक्शन चल रहा है। वो अगर फंक्शन देखो ना, मैंने यूआरएल फॉर एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का नाम है recipe.com। अब मैं इस पे जाऊंगा तो फॉर एग्जांपल होम पेज पे हूँ या फिर इसके मैं प्रोफाइल्स पे हूँ, जिस भी पेज पे हूँ मैं, वहाँ पे कोई ना कोई एक फंक्शन रन करेगा जो उसको बताएगा ये इस यूआरएल पे हो क्या रहा है। जैसे कि अभी के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि होम पेज पे ना ये वाला जो टेम्पलेट है ना ये बस रन शो हो जाए यूज़र को, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये भी बताना पड़ेगा कि ये होम का फंक्शन चलेगा किस यूआरएल पे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई यूआरएल का है नहीं, फाइल नहीं है। जो यूआरएल की फाइल है वो हमारी सेटिंग्स के अंदर है, ठीक है। हम डायरेक्टली इसमें भी बना सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप डायरेक्टली सारे के सारे यूआरएल्स इधर डालें। क्या करें आप कि हर ऐप का अलग से यूआरएल का फाइल बनाए यूआरएल की, और उसको आप इस यूआरएल्स के साथ अटैच कर दें, ठीक है। तो करना क्या होता है हमें कि सिंपल यहाँ पे मैं अपनी ऐप पे आ रहा हूँ, ये मेरी ऐप है, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा urls.py, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेन यूआरएल्स में देखें तो यहाँ पे क्या था, एक लिस्ट थी किस नाम की, यूआरएल पैटर्न्स की। हम अपने इस यूआरएल वाली फाइल में भी इसी नाम की एक लिस्ट बनाएंगे, यूआरएल पैटर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो चीज़ें इंपोर्ट थी ना मैं यहाँ पे भी इंपोर्ट करूँगा। क्या क्या इंपोर्ट करना है, पाथ इंपोर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पाथ क्या बताता है, पाथ बस बताता है कि ये वाला एक पाथ है जिस पे ये वाला नाम है यूआरएल का और इस पे ये वाला फंक्शन चलेगा। तो पाथ हम लिखते हैं, ये एक फंक्शन है, सर्कल ब्रैकेट्स आएंगी और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले तो इसमें नाम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल होम, ठीक है, होम नाम है हमारे यूआरएल का, ये जो लिखा हुआ है ना यूआरएल, ये नेम होता है, ठीक है, जो हमने शो कराना है यूज़र को। तो होम पेज तो आपको पता है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, वो तो डायरेक्टली डोमेन का नाम लिखा होता है और वो चल जाता है। अगर ऐसा आपको पेज बनाना है तो आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ भी नहीं लिखा होगा। और आपको मेक श्योर करना है कि हर नेम यूनिक हो, ठीक है, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूआरएल अगर सेम हो जाए तो जाहिर है एरर तो आएगा, कंप्यूटर को क्या पता उसने कहाँ पे जाना है। तो होम पेज के लिए मैं कोई नाम नहीं दे रहा, फिर आपने एक लगाना है कोमा। अगला आपने आर्ग्यूमेंट देना है वो वाला फंक्शन जो इस पर रन होगा। अब फंक्शन तो मेरे व्यूज़ की फाइल में लिखे हुए हैं और व्यूज़ किधर है मेरे, ये बेगिन की ऐप के अंदर ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ऐप का नाम था बेगिन, तो मैं कहता हूँ फ्रॉम बिगिन इंपोर्ट व्यूज़, ठीक है। जितने भी व्यूज़ के अंदर मेरे होंगे ना ये फंक्शंस मेरे पास आ गए, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि व्यूज़ डॉट होम, मतलब ये जो व्यूज़ है ना ये पहले इस फाइल पे गया व्यूज़ की, और इसके अंदर से इसने होम जो है ना, मतलब व्यूज़ मैंने इधर रखा ये वाला, और इसके अंदर जो होम डिफाइंड था ना फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये चलेगा इस पे, ठीक है। और इसको हम एक नेम देना
अच्छी बात है, ठीक है? हर यूआरएल को नेम देना अच्छी बात है, ये हमारे काम आता है बाद में। तो नेम मैंने क्या देना है इसको, कोई भी ना नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं होम दे रहा हूँ, ठीक है? और ये मेरा एक पाथ बन गया। इस तरह पाथ्स बनाएंगे, ठीक है? तो इसको, और हमेशा जब भी नया पाथ बनाएंगे तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और अगला पाथ हम शुरू कर देंगे। ये पाइथन की लिस्ट का रूल है। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी भी कुछ भी चेंज नहीं आया टर्मिनल पे, क्योंकि ये वाला यूआरएल हमारे ओरिजिनल यूआरएल्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमें वो भी करना है। तो ये सारे काम अब मैं बता रहा हूँ, ये पहली पहली दफ़ा करने होते हैं। और ये जो आज मैंने इस वीडियो पे काम किए हैं, ये काम आपको बार बार करना होता है। जितने भी आपने काम करने होते हैं, ये बार बार करने होते हैं, और ये बार बार करने से आप इसको प्रैक्टिस में आपकी परफेक्ट होगी। और अभी के लिए आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आई स्वेयर कि इससे ज़्यादा आसान फ्रेमवर्क नहीं है। फास्ट एपीआई है, वो भी पाइथन का ही है, लेकिन वो एमवीसी मॉडल नहीं है। कोई फ्रेमवर्क इससे ज़्यादा आसान नहीं है। फ्लास्क शायद आपको लगेगा, लेकिन फ्लास्क बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देता है। बेशक उसमें इतनी ज़्यादा फाइल्स नहीं यूज़ होती, वो सारी की सारी फाइल्स को एक ही फाइल में डाल देता है। इसमें हर चीज़ के लिए फाइल अलग बनी हुई है। वो ऐसी लग रहा होगा आपको कि यार इतनी ज़्यादा फाइल्स, इतनी ज़्यादा हैंडल करनी, लेकिन असल में ये आपकी सारी मॉड्युलैरिटी कर रहा है। वो अलग बात है, आपको हर जगह के बाद जाके इंपोर्ट करनी पड़ती है दूसरी फाइल, लेकिन आपका जो सारा काम है ना, वो मॉड्यूल से बन रहा है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल इस ऐप के मेरे पता नहीं 1000 पार्ट्स बन जाएं, अगली ऐप के मेरे 1000 पार्ट्स बन जाएं, उससे अगले के 1000 पार्ट्स बन जाएं। वो चलो बन जाएं, उन सबको मैं अलग अलग करके उनके पेजेस बनाऊं, और उन सारे पेजेस को मैं अगर यहाँ पे पेस्ट कर दूं, एक बस एक लाइन से कि ये वाले इंक्लूड कर दो यूआरएल्स, तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? तो अब इंक्लूड कैसे करने हैं? अब सबसे पहले हमारा ये जो ऐप है ना, वो रजिस्टर्ड है, ठीक है? सेटिंग्स में हमने रजिस्टर की थी यहाँ पे अपनी ऐप, ठीक है? अब यूआरएल्स में क्या लिखना है, ये जो पाथ है ना, इसके साथ मैं एक और चीज़ डाल रहा हूँ, इंक्लूड, कि ये यूआरएल्स है ना, इसमें से मैं दो फंक्शन भी पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? पाथ और कॉमा लगा के इंक्लूड फंक्शन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड ही यूज़ करूँगा, ठीक है? इंक्लूड, और यहाँ पे मैं डबल कॉमास के अंदर सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है ना, सॉरी, टर्मिनल पे आना है। यहाँ पे हमने एक दिया हुआ है ना, बेसिकली वो पाथ दिया हुआ है जहाँ पे ये यूआरएल खुलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एडमिन पे खोला था ये, और एडमिन से आगे वो, ये बेसिकली पहले से डिफाइंड है। जेंगो पहले से, मैंने आपको बताया था, एडमिन पैनल बना के देता है। तो ये बैगेन रेसिपी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहले से डिफाइंड है। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ ना इंक्लूड, फॉर एग्जांपल यूज़र, तो जितने भी यूआरएल्स होंगे ना, मतलब आगे हम ऐप का नाम लिखने लगे अब, जितने भी आपके होंगे यूज़र्स, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। जितने भी आपके यूज़र ऐप से यूआरएल्स आएंगे, वो बेसिकली सबसे पहले यूज़र लिखा आएगा उन पे, फिर उनका जो अपना यूआरएल होगा, फॉर एग्जांपल होम लिखा हुआ था, इसमें वो लिखा आएगा, ठीक है? तो अच्छा, मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे भी पाथ ही आना है, ठीक है? पाथ ही आना है, और यहाँ पे हमने पाथ का नाम लिख दिया जहाँ से वो शुरू होगा। अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा इस पे, होम में कुछ भी नहीं आना। और यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना है कौन सी ऐप के यूआरएल्स मुझे यहाँ पे डालने हैं। इंक्लूड भी एक फंक्शन है, तो सर्कल ब्रैकेट्स में आएगा या पैरेंथेसिस में आएगा, और इसके अंदर डबल ब्रैकेट्स या सिंगल ब्रैकेट्स सेम टू सेम होते हैं, जो आपको डालना अच्छे लगते हैं आप डाल सकते हैं। और इसमें आपने क्या लिखना है, अपनी ऐप का नाम, बिगिन, और डॉट यूआरएल्स, उसके अंदर जो यूआरएल्स वाली फाइल है ये वाली, वो आपने क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। उस यूआरएल वाली फाइल में था क्या, ये वाला यूआरएल की लिस्ट थी, वो इसमें जाके पेस्ट होगी, ठीक है? तो अब मैं अगर सेव करूंगा ना, देखिए यहाँ पे जब भी हमने सेव किया ना, टर्मिनल पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब मैं अब सेव करूंगा ना, टर्मिनल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये अब रजिस्टर होगी हमारी ऐप फुली, ठीक है? तो अब अगर मैं, क्योंकि हमने जो यूआरएल बनाया था वो कहाँ बनाया था, खाली, मतलब डोमेन, अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मतलब सिंपली आपकी डोमेन है। यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया था, होम वगैरह कुछ भी नहीं है, वो खाली है ये। तो अब मैं इस पे अगर मैं जाऊँ, ओके, यहाँ पे एक एरर आया है मुझे, मैं अगर यहाँ पे देख सकूँ, व्यूज़ में एरर का कह रहा है वो,
ओके, तो मैंने यहाँ पे ना एक गलती कर दी है, सॉरी। यहाँ पे अगर आपको देखें ना, तो ये रेंडर का एक फंक्शन था, तो मैंने ये नहीं किया। असल में जो भी चीज़ हम करा रहे हैं ना, ये रेंडर करवा रहे हैं। देखें, ये होम पेज हमने है ना, ये रेंडर करवाना है। तो रिटर्न रेंडर लिखना था यहाँ पे, ठीक है। मैं ये रेंडर का एक लगाना भूल गया हूँ। तो क्या अब इसका क्या मतलब है कि रिक्वेस्ट दी यूज़र ने, वो जो रिक्वेस्ट थी उसको रिटर्न किया सर्वर ने, और क्या किया, रेंडर करवाया ये वाला टेम्पलेट, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये मुझे क्या एरर दे रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि होम डॉट एच टी एम एल तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। और हमने टेम्पलेट्स का कहाँ पे रखा था कि जेंको कहाँ से टेम्पलेट्स ले, टेम्पलेट्स के फोल्डर से जाके डायरेक्टली टेम्पलेट्स पकड़े वो। तो ये जो टेम्पलेट्स का फोल्डर है ना, इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इसमें नई नई फाइल बना रहा हूँ, होम डॉट एच टी एम एल की। ओके, इसका मैंने नाम गलत लिख दिया है, रीनेम कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने डॉट लगाना है। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, चले हम ना हाई लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल H1 हाई, जो भी लिखा गया है। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, वो वाला ये टेम्पलेट रन कर रहा है। तो अब क्या करना है कि हमने जो होम डॉट एच टी एम एल बनाया था ना ओरिजिनली, कहाँ पे है, अगर ये हमारी मेन ऐप थी और ये हमारा होम डॉट एच टी एम एल था, और जिसको हमने बनाया था, ठीक है। ये वाला मैं चाहता हूँ कि रेंडर हो जाए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और जो टेम्पलेट्स थे ना, इसमें मैं यहाँ वाले को डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ, ओके, आई थिंक कि मैंने कोई गलती कर दी है। ओके 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 ओके। तो बेसिकली मैं सिंपल पता है क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी की ही नहीं थी, ठीक है। तो रेसिपी रियल वाले में आता हूँ मैं, और वैसे कॉपी तो हो गया था, वो खाली उसने शो करवाया है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने रिप्लेस किया ना, तो इसमें सारा डाटा आ गया, देख सकते हैं आप। और अभी दोबारा से हमने सी एस एस की तो कोई फाइल यूज़ नहीं की थी, ठीक है। तो स्टैटिक में तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिंक्स यूज़ किए थे। स्टैटिक की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ हमने इमेजेस डाली थी ना, इमेजेस भी हमने ऑनलाइन ही पकड़ी हुई है। मैंने तो इसमें ऑनलाइन पकड़ी हुई है, अगर आपने कोई फाइल से पकड़ी हुई है तो वो शो नहीं होगी इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोर्सेस को सर्च करूं, तो इसका भी एच टी टी पी एस है, सारों का ही मैंने एच टी टी पी एस रखा हुआ है सिवाय एक के। वो एक कौन सा है, वो था बैकग्राउंड इमेज। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि इमेजेस, हाँ, पर होगा ये मुझे शो नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे फ़ोल्डर में थी। फ़ोल्डर वैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी किया नहीं हुआ। फ़ोल्डर भी कॉपी कर लेते हैं, और फ़ोल्डर हमने कहाँ कॉपी करना है, स्टैटिक फाइल्स में। अगर यहाँ पे मैं वापस जाऊँ, ये जो इमेजेस वाला फ़ोल्डर था ना, इसमें मेरी एक इमेज पड़ी हुई थी। तो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, दोबारा रेसिपी रियल में, यहाँ से मैं जा रहा हूँ स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक के अंदर मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। तो इमेजेस पेस्ट हो गई हैं, लेकिन अब सब कुछ शो होगा, बस ये इमेज नहीं शो होगी, क्योंकि बेशक ये मैं स्टैटिक में जाके मैंने पेस्ट कर दी है, लेकिन इसको अभी नहीं पता कि मैंने जाना किधर है, ठीक है, मैंने कहाँ से सर्च करनी है। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको refresh। ओके, सो देयर वाज अ इशू विद द रिकॉर्डिंग। तो मैं होप सो मैंने तो काफ़ी रिकॉर्ड कर चुका था, सारी वीडियो भी ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा सा ही रह गया वैसे पार्ट, बट ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट था। तो आई होप सो कि मैं दोबारा उस तरह एक्सप्लेन कर सकूं जैसे मैं कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ तक मैंने वापस से कोड डिलीट कर दिया जो मैंने आगे लिखा हुआ था। तो बेसिकली बस होम पेज हमने शो करवाना था इस व्यू ने, और मैंने ये सेव कर दिया है, और मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ सर्वर। और बेसिकली हमने डाटा पुल किया था बैकएंड से, लेकिन अब हम दोबारा से इसको शो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है।
आई होप कि मैं उतने अच्छे समझा सकूँ जितना मैंने पहले समझाया था। तो बेसिकली ये हमारी फ़ाइल थी और मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड इमेज शो नहीं होगी क्योंकि अब हमारा जितना भी डाटा है ना, वो स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर है, ठीक है? तो आप 2 काम हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ना यहाँ पे अगर मैं ये इमेज देखूँ, दोबारा से वही काम सर्च कर लेता हूँ। इमेजेस फ़ोल्डर में था फर्स्ट इमेज। तो यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं। यहाँ पे तो यही काम होगा क्योंकि ये क्लास है टेलविंड की, इसको नहीं पता जो अगर मैं एक फ़ंक्शन जो यूज़ करूँगा स्टैटिक फ़ाइल ऑटोमैटिकली डिटेक्ट करने का, वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि हर जितनी भी फाइल्स हैं, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, इमेज है, उसके लिंक से पहले मैं स्टैटिक लिख दूँ ऐसे, तब भी ये डिटेक्ट हो जाएगी। इसने डायरेक्टली स्टैटिक फाइल्स में जाके ये डिटेक्ट करेगा इसको। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो ये शो हो जाएगी जैसे कि ये हो रही है। वरना अगर मैं फॉर एग्जांपल सबसे नीचे आता हूँ, सबसे नीचे, और यहाँ पे मैं ना एक फॉर एग्जांपल तो H1 लिख रहा हूँ मैं कि एक इमेज है यहाँ पे, और इमेज टैग यूज़ करता हूँ मैं, और इस इमेज टैग पे मैं वो इमेज का लिंक डाल देता हूँ जो कि एक्चुअल में था bg.jpg था आई थिंक। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इस टेम्पलेट को। अच्छा, जब रिफ्रेश करना है, तब नहीं ये दोबारा से चलता सर्वर, ये अच्छी बात है। तो सबसे नीचे आता हूँ मैं, तो ये इमेज लिखा आ रहा है लेकिन यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही, अगेन क्योंकि ये स्टैटिक फाइल्स हैं। अच्छा, कभी कभार होता है, यहाँ तो हम टेलविंड यूज़ करें ना, स्टैटिक फाइल्स बहुत कम है। कभी कभार होता है बहुत ज़्यादा स्टैटिक फाइल्स आ जाती हैं। तो एक्चुअल में ना इसका एक और तरीका है इसको हल करने का, जो ज़्यादा बेसिक तरीका है, क्योंकि अब तो टेलविंड सीएसएस आ गई, ना जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है ना सीएसएस की ज़रूरत है। सीधा एक लिंक डालो और वो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास इंटरनल फाइल्स हैं तो उसके लिए पता है क्या यूज़ होता है, लिंक तो यहाँ पे है। आपने सोर्स के अंदर ही ना, सोर्स के अंदर ही आपको ये ना जेंगो का ना जिंजर टेम्पलेट बन जाता है। जब आपके जेंगो के अंदर आ जाते हैं ना कोई एचटीएमएल की फाइल, वो जिंजर टेम्पलेट बन जाता है। इसके बारे में आपने ज़रूर सर्च करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। जिंजर टेम्पलेट क्या करता है, आपके पाइथन के फंक्शन ना आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ले आता है, ठीक है? लेकिन वो जितने भी फंक्शन है ना, वो इसके अंदर आते हैं। एक आपको कर्ली ब्रैकेट्स और 2 परसेंटेज या मॉडुलस के साइन लगाने पड़ते हैं, और इसमें आप अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक। और ये जो फंक्शन है ये मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सोर्स के अंदर लिख रहा हूँ। और इसके अंदर एक क्योंकि यहाँ पे डबल कॉमास इधर आ गए तो यहाँ पे मैं सिंगल कॉमास रख रहा हूँ। और इन सिंगल कॉमास के अंदर मुझे उस फाइल का नाम लिख देना है जो कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर है। इससे ये ज़्यादा ना मैं समझता हूँ बेहतर तरीका है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने स्टैटिक फोल्डर कहीं और बनाया हुआ था, क्योंकि हमने स्टैटिक फाइल्स का तो सेटिंग्स और टीवाई में सेट किया हुआ है ना। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने यहाँ पे बताया हुआ है फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने कहीं और पे स्टैटिक फाइल्स रखी हुई हैं, तो स्टैटिक से क्या होगा, वो डायरेक्टली उस लिंक पे चला जाएगा, ठीक है? ऊपर तो हमारा हो गया ना कि स्टैटिक हमने लिख दिया तो हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा क्योंकि हमने स्टैटिक फाइल की डायरेक्टरी ना रूट डायरेक्टरी पे रखी हुई है। रूट डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहीं पे रखी हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है कि आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने ये मीडिया का फ़ोल्डर और स्टैटिक फ़ोल्डर समझा दिया था पिछले लेक्चर में कि नहीं। आई होप कि मैंने समझा दिया था। तो मतलब जब मेरा रिकॉर्डिंग अभी टूटी है, मैंने सही से देखी नहीं कहाँ से टूटी है, मैंने बस आखिरी पार्ट देखा है। आई होप कि मैंने समझा दिया था। अगर आप नहीं समझाया था तो अगेन कोड पढ़ा होगा, और अगर नहीं समझ आती आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में आके। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ सेव करके, तो रिफ़्रेश कर दिया यहाँ पे मैंने। तो अब ये वाली जो इमेज है वो मुझे आई होप सो के शो हो जाएगी। वाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। हाँ, ये इसने क्या कहा है कि स्टैटिक डिफाइन नहीं है, ठीक है, ब्लॉक नहीं डिफाइंड। तो आपको ना ये जो स्टैटिक है ना, ये ऊपर इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जैसे पाइथन में इंपोर्टेशन होती है ना। अच्छा, इसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप को ना छोड़ सकते हैं, पाइथन को तो पता है ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है। तो आपने ना क्या करना है, अब इसमें लोड लिखना है। अगर आपने जेंगो एचटीएमएल डाउनलोड किया हुआ है, अगेन एक्सटेंशन अगर आपने डाउनलोड किया है, बहुत ज़रूरी होती है एक्सटेंशन, बहुत तेज़ काम कर देती हैं आपका। सिंपल लोड थोड़ा सा लिखेंगे, एंटर दबा देंगे, लोड स्टैटिक या फिर जो भी आपने लोड करवाना है वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाती हैं। लोड स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सबसे ऊपर लिखना चाहिए इसको। सेव करता हूँ इसको मैं, रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो डिटेक्ट कर लिया स्टैटिक को। और यहाँ पे
अभी भी शो नहीं हो रही मेरी इमेज। आई थिंक यहाँ पे मैंने कोड पे कोई मसला किया था। इसको मैं बंद कर देता हूँ। कहाँ पे मसला है? स्टैटिक इमेजेस, इमेजेस नाम था उस फोल्डर का। रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें इमेज आ चुकी है। तो इस तरह, और अब आप कहेंगे कि यार अच्छा, अब अगर हमारे पास 1000 फाइल्स होंगी तो हम हर किसी को स्टैटिक रखते फिरेंगे, ये तो बड़ा बुरा है। तो इसके लिए भी बहुत एक सिंपल सा सलूशन है। मैंने आपको ऑटो जेंगो की एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई थी। नहीं किया आप लोगों ने तो एक्सटेंशन में जाके ऑटो जेंगो सर्च करें और ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं ना अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आता हूँ इसको। ये ऐसे था ना ओरिजिनल स्टेट पे, कुछ भी स्टैटिक वगैरह नहीं था। ठीक है, ये बस इमेज फाइल नहीं, वो जावास्क्रिप्ट की, सीएसएस की, या जितनी भी आपकी फाइल्स हैं ना जो स्टैटिक फोल्डर से आ रही हैं, वो इसमें ऐसे ही होना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सेव किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट क्या है ऑटो जेंगो यूज़ करने की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इसको आपने करना है, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, कंट्रोल दबाया हुआ है मैंने, अब मैं शिफ्ट दबाई रखता हूँ। ओके, तो मैं ये तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से। मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर लिया था सारा। तो आई केम टू नो दैट जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी था, ये रिकॉर्डर को पॉज करने के लिए यूज़ होता है। तो आई वाज सो पिस्ड ऑफ राइट नाउ कि मुझे तीसरी दफ़ा शो करवाना पड़ेगा। खैर, इससे ये स्टैटिक बन जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से। और वो एक ऑप्शन आती है ऑटो जेंगो की, तो उसको आप एंटर करते हैं तो जितनी भी आपकी फील्ड्स होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली उनमें ना ये स्टैटिक आ जाएगा। ठीक है। अब आई होप सो कि मैंने उसको ख़त्म किया है शॉर्टकट की को। तो अब मैं दोबारा से इसको ख़त्म करता हूँ, ओरिजिनल इसकी हालत में ले जाते हैं इसको। तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करता हूँ तो यहाँ पे ऑटो जेंगो आ रहा है। और मैं इसको एंटर करता हूँ ना तो ये स्टैटिक आ रहा है। और एक दफ़ा मैं देख लूँ क्या मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं हुई। ठीक है, पॉज नहीं हुई, अब ठीक हो रहा है। ठीक है। तो ओके, तो मुझे अब तीसरी दफ़ा करना पड़ेगा। इसको मैं सेव करके एक दफ़ा आपको दोबारा से शो करवा देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ। ओके। अब मैंने चौथी दफ़ा किया था तो वो एक और मैंने डाल दी थी समझाने के लिए रेसिपी। तो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल में वो बैकएंड से डाटा जनरेट हो रहा था जो यहाँ पे आपको शो हुआ है। और ये इमेज आ रही है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, जल्दी से अब आते हैं अपने काम पे। मैंने तो काफ़ी कोशिश की कि मैं बहुत अच्छा इस दफ़ा और समझा दूँ। खैर, दोबारा रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब उससे भी अच्छा समझा दूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने ना, इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ। हमें ना बैकएंड से अब ये जो डाटा है ना, ये सारा डाटा, ये इसमें 6 इमेजेस हैं, ये सारा स्टैटिक डाटा है। ठीक है, जो फ्रंट एंड में हमने लिखा था ना, ये वही है। इसके हमने 6 6 डिव्स बनाए थे, अगर आपको याद हो। और इस वाले को हमने बस सही बनाया था, इस वालों को हमने सही से नहीं किया था। मैंने कहा था इसी को हमने एक को ही पकड़ना है बस बैकएंड में और काम कर लेंगे इनसे। तो अब बेसिकली ये टेम्पलेट तो हमारा जनरेट हो रहा है। अब हमने डाटा कैसे जनरेट करना है बैकएंड से। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये बस होम पेज जनरेट कर रहा है इस यूआरएल पे। होम पेज का ये काम है ना कि डाटा भी जनरेट करके दे ये उस पेज का। अभी तो ये बस टेम्पलेट रन कर रहा है। अब ये डाटा कैसे रेंडर करेगा, ये इस मॉडल से रेंडर करेगा। डाटा तो हमारे मॉडल में पड़ा हुआ था, टेबल में पड़ा हुआ था ना। और इस टेबल में दो एट्रीब्यूट्स, एक टाइटल का एक इमेज का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस व्यू के अंदर हम ये मॉडल अपना ले आएंगे। हमारी ऐप का क्या नाम था, बिगिन। तो फ्रॉम बिगिन डॉट मॉडल्स, मॉडल्स वाली फाइल से हमने क्या इंपोर्ट करना है, रेसिपी इंपोर्ट कर लेनी है। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रेसिपीज़ के नाम से। वेरिएबल अगर खुद ही बन जाएगा अगर इसमें एक वैल्यू होगी, और ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी। ठीक है। अब इसमें मुझे ना सारी की सारी रेसिपी की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब ना ये जो मैं वैल्यू डालने लगा हूँ ना, ये रेसिप जो मतलब क्यूरी डालने लगा हूँ, ये रेसिप पाइथन की अपनी नहीं है। ये जो हमने मॉडल्स इंपोर्ट किया ना, इनहेरिट किया इसके अंदर, इसका ये फंक्शन है, मॉडल्स का ये फंक्शन है। ठीक है। इनहेरिटेंस में सारे फंक्शन भी तो आ जाते हैं क्लास में। तो इसका ये फंक्शन है जो हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं।
अगर आपने डेटाबेस पढ़ी है तो आपको पता है हम डाटा कैसे जनरेट करते हैं। हम कहते हैं कि सिलेक्ट दिस फ्रॉम दिस टेबल एंड अगर हमने करना हो, अगर सारे करने होते थे तो सिलेक्ट क्या करते थे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। और अगर हमने कोई क्यूरी लगा फिल्टर करना होता था तो हम कहते थे वेयर फॉर एग्जांपल आईडी इक्वल्स टू 6 या 5, जो भी हम करते थे इस तरह हम डेटाबेस की क्यूरीज लिखते थे। इसमें पीछे वही काम हो रहा है लेकिन इसमें हम पाइथन के फंक्शन से करते हैं। क्या करेंगे हम, रेसिपी इक्वल है, ये जो रेसिपी ऊपर हमने इंपोर्ट की है ना, ये डॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रेसिपी टेबल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स या रेसिपी क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे या फिर रेसिपी टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे मेरे एक्सेस कर रहा हूँ मैं इनको। अब मेरी जुबान भी फिसलने लगी, 3 दफ़ा मैंने बोल दी रिकॉर्डिंग रिपीट कर करके। तो उन ऑब्जेक्ट्स में से मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट ऑल, ये जो डॉट ऑल का फंक्शन है ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर आ रहा है और किस में स्टोर करवा रहा है, रेसिपीज़ के अंदर स्टोर करवा रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों को तो मैं सिंपल फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ करूँगा और मैं फॉर एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि जो आईडी जिसकी 4 होगी वो वाले बस आए मेरे पास, तो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। जितने भी मतलब वेयर की क्यूरी लग जाएगी, बहुत आसान है जेंगो के अंदर ये क्यूरीज लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इस रेसिपी टेबल से और कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, इस रेसिपी के वेरिएबल से। अब मैंने ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू मैंने देनी है फ्रंट एंड में और फ्रंट एंड में मैं यूज़ करूँगा इसको, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रिटर्न भी करना पड़ेगा। अब मैं अगर यहाँ पे सिंपल ना रेसिपीज रिटर्न कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक फंक्शन के अंदर 1000 वैल्यूज़ आई हैं, 1000 चीज़ें हैं और 1000 की 1000 हमने रिटर्न करनी है, ठीक है। तो वो बार बार तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे वेरिएबल्स के नाम। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लेते हैं और कोई भी नाम दे सकते हैं डिक्शनरी को। मैं हमेशा कॉन्टेक्स्ट नाम देता हूँ डिक्शनरी को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा ये जो मैंने किया ना, सिंपली डिक्शनरी तो ऐसे बनती है। मैं बस यहाँ पे दरमियान से एंटर दबा देता हूँ तो एक अच्छा ये फॉर्मेट बन जाता है इसका। तो सबसे पहले डबल ब्रैकेट्स में आप वो नाम लिखते हैं जिससे आपने वो वेरिएबल को एक्सेस करना है, यूज़ करना है, ठीक है। और कोलन लगा के आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसको आपने यूज़ करना था, ठीक है। मतलब ये रेसिपीज जो है ना, इसको मैं इस नाम से यूज़ कर सकता हूँ अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। डिक्शनरी का यही काम है और एंड पे कॉमा लगा लें अगर आपने बाद में भी और चीज़ें साथ में कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालनी है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बस पता है क्या करता हूँ, कॉमा लगा के कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूँ। अब जितनी भी इसमें डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ होंगी सारे की सारी ना मैं रिटर्न करवा रहा हूँ अपने इस रेंडर फंक्शन के साथ। रेंडर क्या कर रहा था पहले, सिंपल ये टेम्पलेट रेंडर करवा रहा था, अब इसके साथ डाटा भी जनरेट करवा रहा है, ठीक है। अब इस डाटा को मैं यूज़ करूँगा अपने फ्रंट एंड के अंदर। रिकॉर्डिंग ऑन है ओके ऑन है, ठीक है। तो अब पता है क्या है, अब क्योंकि इसमें ना एक से ज़्यादा डाटा है, ठीक है। अब आपको पता है जब लिस्ट होती है हम उसको फॉर लूप से एक्सेस करते हैं। अगर आपको 2.5 का लेक्चर याद हो या फिर आपको वैसे पाइथन का पता हो तो फॉर लूप हम यूज़ करते हैं, फिर हम एक ऐसा वर्ड लिखते हैं जिससे हम हर एक वैल्यू यूज़ करेंगे इस लूप की और इन लगा के हम उस वेरिएबल या लिस्ट का नाम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे कि रेसिपी लिख के जहाँ जिसको एक्सेस कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये रेसिपी की पहली वैल्यू है तो उसको हमने फॉर एग्जांपल उसको प्रिंट करवाना है, जो भी आपने करवाना है। तो ऐसे एक्सेस हमारा होता है, ठीक है। एक दफ़ा ये हो जाएगा, लूप एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा, अगली दफ़ा दोबारा लूप चलेगा रेसिपी की अगली वैल्यू के साथ, फिर ये ख़त्म हो जाएगा सारा काम करके, फिर दोबारा ये चलेगा अगली वैल्यू के साथ, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे लूप के। तो ये काम मैंने आपको बताया था जेंगो जिंजा टेम्पलेट का भी। जिंजा टेम्पलेट ये जो हमारा होम पेज है ना HTML का, मुझे नहीं पता मैंने पिछली दफ़ा जो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई उसमें मैंने बताया था कि नहीं ये। तो यहाँ पे क्या होता है जब हम HTML को अपने जेंगो के सर्वर पे ले आते हैं तो ये जिंजा टेम्पलेट बन जाता है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जिंजा टेम्पलेट क्या करता है, आप अपने HTML के अंदर पाइथन की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जैसे इफ़ स्टेटमेंट होगी, फॉर लूप हो गया, इफ़ एल्स होगी, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड भी हैं इसमें, सारी की भी नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन मेनली हम सारी ये इफ़ वगैरह जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, अभी के लिए सारे के सारे रेंडर हो रहे हैं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक चाहिए और इसी को मैं बैकएंड में डाटा जनरेट कराऊँगा इसी से। जितनी दफ़ा लूप में इंस्टेंसेस होंगे उतनी दफ़ा ये डिव रिपीट हो जाएगा और हर बार डिव का ये डाटा चेंज होगा। कैसे होगा ये, सबसे पहले मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, कंट्रोल एच से आप सर्च बार बना सकते हैं। तो ये चिकन सैंडविच मैंने सर्च किया है, जो ये पहला डिव है। तो इसको मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ। वैसे मैं इतना ही यूज़ करता हूँ, मैं वीडियो के लिए करता हूँ ज़रा बड़ा। तो ये डिव है, यहाँ पे ग्रिड शुरू हो रहा है, तो डिव को मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। जितने भी डिव्स हैं मैं सबको कोलैप्स कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिव चाहिए, पहले वाला, वो सारा डिज़ाइन भी था और इसी से मैं डाटा बैकएंड से जनरेट करवाऊँगा। रिफ्रेश करता हूँ इसको तो क्या आया मेरे पास, सिंपल एक चीज़ आ रही है बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर लूप। जो भी पाइथन की चीज़ें हमें यूज़ करनी होती है ना, हम उसको करली, अच्छा इसको मैं बड़ा कर दूँ, आई थिंक इतना ठीक है, ये और बड़ा कर दूँ। कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी ओके, बड़ी ना मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि बहुत दफ़ा रिकॉर्डिंग हुई है तो मैं बार बार देख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वो वैल्यू देनी है, मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल फॉर लूप यूज़ करना है या इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो हम इसके अंदर लिख के हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और ये दो मॉडुलस के या फिर परसेंटेज के साइन। ठीक है, अब आप कहें, अगर सोचते हैं यार ये तो बड़ा अजीब सा सिंटैक्स है, नहीं लिखना बार बार, तो अगर आपने जेंगो एचटीएमएल यूज़ किया हुआ है तो आपको सिंपल फॉर लिखना है, एंटर दबाना है और ये आपके पास तो सारा स्ट्रक्चर बना के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एंड फॉर भी एक यूज़ हो रहा है। ये एंड फॉर यहाँ पे तो नहीं यूज़ होता था व्यूज़ वगैरह में, ये बस बताता है कि जो आपका HTML है ना, ये लूप या इफ स्टेटमेंट वगैरह, ये एंड इफ भी आता है, ये खत्म कहाँ पे होंगे, जाहिर है ये सारा तो नहीं चलाते रहना लूप में, वो एरर दे देगा वैसे अगर एंड फॉर आप यूज़ नहीं करेंगे। एक स्पेसिफिक आपको कोड में लूप चलाना है, जैसे हम यहाँ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ पाइथन में, एक कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे हम कोई कोड लिखते हैं, जितना भी हमें कोड लिखना होता है वो थोड़ी स्पेस के बाद होता है। जैसे ही मैं स्पेस से बाहर आ जाता हूँ तो प्रोग्राम कंपाइलर को पता लग जाता है कि मैं इफ स्टेटमेंट ख़त्म कर चुका हूँ। उसी तरह अगर हमने जिंजर टेम्पलेट में बताना है कि हम इफ स्टेटमेंट ख़त्म कर चुके हैं, तो एंड फॉर या फिर जब इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो एंड इफ लगाते हैं। फॉर लूप उसी तरह यूज़ करना है। अब देखिए मैंने क्या किया था, रिटर्न कर रहा हूँ ना, मैं ये रेसिपीज़ रिटर्न कर रहा हूँ कॉन्टेस्ट के ज़रिए, मैं रेसिपीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ इस वर्ड के ज़रिए। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे रेसिपी मतलब पहले हमने वो वर्ड लिखना है जिससे हमने हर लूप के हर एक इंस्टेंस को रिपीट करना है, और यहाँ पे मैं रेसिपीज़ लिख देता हूँ जो कि मैंने यहाँ से लिया है इस रिटर्न स्टेटमेंट से। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम आर रख देता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे भी आर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बस बताने के लिए। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, और अगर मैं आपको एडमिन पैनल दिखाऊँ तो मेरे डेटाबेस में चार चीज़ें सेव हैं। ठीक है, टेबल के डाटा में अगर मैं दिखाऊँ, सॉरी, रेसिपीज़ के टेबल में चार मेरे रिकॉर्ड सेव हैं। रिफ्रेश मैं करता हूँ तो देखें क्या हो रहा है, चार चीज़ें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि चार इंस्टेंस है ना लूप के अंदर, इस रेसिपी के अंदर चार इंस्टेंस है, तो लूप चार दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन एक ही चीज़ को रिपीट करी जा रहा है एक ही चीज़ रिपीट हो रही है ना, ये इसके अंदर जितने भी ये डिव ब्लॉक था ना, ये रिपीट हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये इसका जो डाटा है ना, ये भी साथ साथ चेंज हो। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेसिपी के अंदर जो पहला एलिमेंट था ना वो बर्गर था। अब जब ये लूप रिपीट होगा ना, तो पहली दफ़ा चलेगा तो वो बर्गर के लिए चलेगा, फिर फॉर एग्जांपल लूप ख़त्म हुआ, अगली दफ़ा चला, अब आपकी जो रेसिपी की लिस्ट है ना, उसमें आ गया आपका राइस आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो राइस के लिए रिपीट होगा, फिर वो अगली दफ़ा दोबारा रिपीट होगा। यहाँ पे तो हम डाटा ही नहीं लिख रहे, उसका डाटा कुछ ले ही नहीं रहे, बस उसको रिपीट करवा रहे हैं, तो इसलिए ये कुछ भी शो नहीं करवा रहा। हमें बताना पड़ेगा कहाँ पे क्या डाटा देना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे टाइटल था मेरे टेबल के अंदर और इमेज थी, मुझे इनको चेंज करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं खोल लेता हूँ डिव को।
अब मुझे एक तो ये इमेज का चेंज करना है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ सोर्स को। अच्छा, इमेज को अभी मैं करता हूँ, ठीक है? इसको मैं इस पे अभी आते हैं। पहले हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया था ना पाइथन की जो जो चीज़ें यूज़ करनी है वो कर्ली ब्रैकेट्स और 2 मॉडुलस या फिर परसेंटेज साइंस के अंदर रखना पड़ता है। ये इफ फॉर वगैरह जो फंक्शंस यूज़ करते हैं ना उनके लिए करना पड़ता है। जब हम डाटा जनरेट कर रहे होते हैं ना तो हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं, ठीक है? अब इसमें फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम था फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम, ठीक है? वेरिएबल के नाम से मैंने इसमें फॉर एग्जांपल शहीद के अंदर कोई वैल्यू स्टोर थी, तो मैं ये लिखूंगा ना तो उसमें डाटा शहीद का यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी तो वैसे हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है ऐसा, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रेसिपीज़ है और रेसिपी के हर एलिमेंट को मैं किससे एक्सेस कर रहा हूँ, रेसिपी से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेसिपी डॉट टाइटल, कि रेसिपी के अंदर जो टाइटल है वो यहाँ पे शो हो जाए। अगर मैं आपको मॉडल दिखाऊं तो मॉडल में क्या था, मतलब क्लास थी ना ये। हर क्लास के पास एक अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास अपने एट्रीब्यूट होते हैं क्लास के। फॉर एग्जांपल पहला ऑब्जेक्ट है रेसिपी वन फॉर एग्जांपल, तो रेसिपी वन डॉट टाइटल अलग है, रेसिपी टू की टाइटल अलग है, रेसिपी थ्री का टाइटल अलग है, उसी तरह रिकॉर्ड्स के भी अलग हैं। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे डाली हुई थी, रेसिपीज़ के अंदर डाली हुई थी, ठीक है? रेसिपी के अंदर सारा रिकॉर्ड आ रहा था ना मॉडल्स का, और सॉरी ये जो रेसिपी का मॉडल था उसके अंदर, और रेसिपी के नाम से उसको एक्सेस कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को हम। तो रेसिपी डॉट टाइटल ये पहले, मतलब फॉर एग्जांपल बर्गर है ना, तो बर्गर का टाइटल और बर्गर की सारी चीज़ें आएंगी पहले लूप में, ठीक है? फॉर आई होप कि मैं इस दफ़ा अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। शायद मैंने पिछली दफ़ा ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन की थी, अब मैं थक चुका हूँ बोल बोल के। तो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। और यहाँ पे सेम टू सेम इधर भी जो सोर्स है ना, अब दूसरा एलिमेंट क्या था हमारा मॉडल का, इमेज थी। तो यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं, रेसिपी डॉट इमेज, लेकिन ये शो नहीं होगी, बस रेसिपी इमेज शो नहीं होगी। इसका पहले तो इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, मैं दे ही नहीं रहा इसको, कोई कोई भी चीज़ नहीं दे रहा। सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इमेज तो अभी हमने दी नहीं ना, इसलिए वो शो नहीं हो रही। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो बैकएंड से सेम टू सेम, बैकएंड में क्या था, चॉकलेट केक, राइस, सैंडविच, बर्गर, तो सेम टू सेम वही चीज़ें आ रही हैं, बैकएंड से जनरेट हो रही हैं। चार चीज़ें थी और चारों चीज़ों का डाटा अलग है, बैकएंड से डाटा अब जनरेट हो रहा है। अब इमेज हमने जनरेट करनी है तो ये भी वही ऐसे ही होगा, सारा डाटा इसी तरह होता है, रेसिपी डॉट इमेज। लेकिन यहाँ पे इमेज शो नहीं होगी, ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इमेज जो सोर्स है ना, इमेज टैग, ये इमेज का यूआरएल लेता है, ना कि वो डाटा लेता है इमेज का। तो ये जो मॉडल्स के अंदर हमने इमेज फील्ड डिफाइन करते हैं ना, इमेज फील्ड, ये ऑटोमेटिकली एक फंक्शन जनरेट कर देता है इस एट्रीब्यूट के लिए यूआरएल के नाम से, ताकि आप इसका यूआरएल भी एक्सेस कर सकें। तो ये सिर्फ और सिर्फ इमेजेस के लिए करना है हमने, कि उनके डाटा के आगे ना डॉट लगा के यूआरएल भी लिख देना है, ठीक है? तो इसको सेव करता हूँ अब मैं। अब इसका जो यूआरएल है ना इस इमेज का, ये इस सोर्स के अंदर आ गया है। अब ये शो होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये शो हो रहे हैं, मतलब बैकएंड से डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो रहा है। अभी तो हमने ये, क्योंकि जो वीडियो थी ये सिंपल बताना था कि जेंगो वर्क कैसे करता है, ज़्यादा बड़ी बनी है मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि समझ आ जाए बिगनर्स को। और यहाँ पे बर्गर की इमेज आ गई, हमने तो बस इमेज और टाइटल रखा था। मॉडल्स में तो बहुत चीज़ें हैं, रेसिपी की बहुत चीज़ें होनी जब हम मेनली रियल काम करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही मैं कर रहा हूँ, समझ आ गया कि ओ आई होप कि इसी तरह काम करना है जेंगो में हमने। और नेक्स्ट वीडियो में हम साइन इन साइन अप का पहले पेज बनाएंगे। वो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूज़र्स के अलावा काम नहीं हो सकता, क्योंकि हर यूज़र की रेसिपी है। तो वो भी ऐसा काम है जो शायद आपको पहली दफ़ा समझना है, उसमें फॉर्म्स हैं, लेकिन मैं समझाने की तो फुल कोशिश करूँगा। बाद में यही हमने काम करना है, सिंपल यही कि डाटाबेस से डाटा जनरेट करवाते रहना है, यही हमने काम करना है। अब थोड़ा चेंज भी होगा उसमें काम, ज़ाहिर है वो भी मैं कराऊँगा। लेकिन जो अगली वीडियो में हम काम करेंगे उसको देख के घबराना नहीं है। वो आप उसका भी सेम ऐसे ही है कि आप एक दफ़ा वो कोड लिख लें, वो हमेशा अपने साइन इन साइन अप के लिए यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? और अगली वीडियो में मैं सारे के सारे जो टेम्पलेट्स हैं ना हमारी वेबसाइट के, ये मैं बना के रखूँगा। और उसको बनाते हुए शायद मुझे 2 से 3 दिन लग जाएँ, तो शायद मैं लेट हो जाऊँ अगली वीडियो के लिए। तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वैसे अगर इसमें से वीडियो में से कोई चीज़ समझ नहीं आई, मुझसे कमेंट सेक्शन में
बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर बताऊँगा कि कोई चीज़ समझ नहीं आई, आई नो आई एम नॉट अ गुड टीचर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाती हो। और आप क्या करें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, ये जो मॉडल्स हैं ना, इसमें ये 2 फ़ील्ड्स नहीं है बस, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं। ये डेटाबेस में तो थोड़ी-सी फ़ील्ड्स होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं। हाँ, डेटाबेस में ये उन्हीं चीज़ों से, ये उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये सेव कर रहा होता है। लेकिन ये बहुत ईज़ी है यहाँ पे अपलोड करना, डेटा में जो है ना, डेटा के टाइप्स बहुत ईज़ी है यहाँ पे यूज़ करना मॉडल्स की लाइब्रेरी में। तो इसको आपने ज़रूर ना डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़नी है। तो तब तक के लिए आपने बाकी भी जेंगो की बाकी डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो भी एक दफ़ा ना कोशिश करनी है कि पढ़ लेनी है। आई नो बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, लेकिन जितनी भी आपसे हो सके आप पढ़ लीजिएगा। फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।